ऐसा दिख रहा है कि ट्रंप ने हॉर्मूज पर एक तरह से हार मान ली, सरेंडर कर दिया है, क्योंकि हॉर्मूज अकेले खुलवाना आसान नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है। और इसलिए ट्रंप बार बार दूसरों से कह रहे हैं कि आओ आओ मिलकर खुलवाते हैं, लेकिन कोई ट्रंप की सनक में पड़ना नहीं चाहता। एक के बाद एक सहयोगी अमेरिका को झटके पे झटके दे रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका ने ईरान से हमलों से बचने के लिए पोलैंड से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था, ताकि उसे गल्फ में लगाया जा सके, लेकिन पोलैंड ने इसके लिए मना कर दिया। और पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पैट्रियट बैटरीज और उससे जुड़ी सामग्री हमारे देश के एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए, हमारा उसे कहीं और मूव करने का कोई प्लान नहीं है। जैसे आपको समझ में आ जाता है कि कोई दोस्त है जो उधार लेगा लेकिन चुकाएगा नहीं, तो आप कहते नहीं अरे क्या करें यार, अभी तुरंत बाइक में पेट्रोल भराना है, जाना बहुत दिक्कत है, नहीं तो दे देते 100 रुपया तुमको। वैसे ही पोलैंड ने कन्नी काट ली, ना भाई हम अपना चेकेंगे, तुम्हारा क्या करें हम। उधर इटली ने भी ट्रंप को झटका दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इटली ने अमेरिका को अपना एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने दिया। अमेरिकी सैन्य विमानों को मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरने से पहले इटली के सिगोनेला एयरबेस पर लैंड करने की इजाजत चाहिए थी। दावा है कि इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अमेरिका ने परमिशन नहीं मांगी थी और इटली के सैन्य अधिकारियों से सलाह नहीं ली गई थी, जैसा जरूरी होता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, स्पेन और फ्रांस ने भी युद्ध के दौरान अमेरिका के सैन्य विमानों की उड़ानों को लेकर मदद नहीं की, जिससे ट्रंप भयंकर भड़के हुए। यानी ईरान ने आज की डेट में अमेरिका को ऐसा एक्सपोज कर दिया कि जो सो कॉल्ड सुपर पावर होता था, जिसको लगता था कि जहां उंगली रख दी वो जगह मेरी, जिसको बोल दिया वो सुनेगा कैसे नहीं, उसको हर देश धकिया दे रहा है। हर देश मना कर दे रहा है कि भाई मैं नहीं जगह दूंगा, जाओ अपना अपना लड़ो। ट्रंप के टारगेट पर सबसे ज्यादा यूके और फ्रांस हैं, क्योंकि ये दोनों ही बड़े देश और ताकतवर देश हैं, अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन ट्रंप की मदद कर नहीं रहे। फ्रांस ने अमेरिकी सैन्य विमानों को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। ये प्लेन हथियार लेकर फ्रांस से होते हुए इजराइल जाने थे। फ्रांस के इस फैसले पर ट्रंप गुस्सा हो गए। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस कुछ मदद ही नहीं कर रहा यार, फ्रांस ने अमेरिका के प्लेन अपनी टेरिटरी से फ्लाई नहीं करने दिए। जब दुनिया में कोई भी ट्रंप की नहीं सुन रहा, तो ट्रंप युद्ध को अपने हाल पर छोड़कर निकल जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, अमेरिका की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, अमेरिका की वजह से तेल गैस का क्राइसिस हुआ। जब ये सब अमेरिका की वजह से हुआ, तो फिर हॉर्मुज खुलवाने और दुनिया को तेल गैस के क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी भी तो ट्रंप की होगी ना बॉस। रायता तुमने फैलाया, समेटेंगे हम। लेकिन बॉस, ट्रंप तो भागने के मूड में लग रहे हैं, कहने लगे कि हॉर्मुज से अमेरिका का क्या लेना देना। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास तो तेल गैस की कमी नहीं है। भाई, जब तुम्हारे पास तेल गैस की कमी नहीं है, इतना तेल भरा पड़ा है कि तुमको मतलब नहीं है, तो अपने लोगों को सस्ता तेल क्यों नहीं देते हो? वहां तो तेल के दाम बढ़े जा रहे हैं। अमेरिका में फ्यूल की कीमत 2022 के बाद पहली बार औसतन $4 प्रति गैलन से ज्यादा हो गई। यूक्रेन युद्ध के करीब 4 महीने बाद जून 2022 में अमेरिका में फ्यूल $5 के पार पहुंच गया। हालांकि बाद में ये दाम कम हो गए। अगस्त 2022 से लेकर अब तक फ्यूल का नेशनल एवरेज प्राइस $4 के नीचे ही रहा, $3, $2.5 के आसपास रहता है। अब ईरान युद्ध की वजह से यह फिर से $4 के पैनिक मोड को पार कर गया है। अमेरिका में डिलीवरी ट्रक और परिवहन के लिए जो डीजल इस्तेमाल होता है, उसके दाम भी औसतन $5.5 प्रति गैलन पहुंच गए, जबकि युद्ध से पहले यह $3-3.5 पौने $4 के आसपास था। तो अगर इतना तेल भरा पड़ा है तो अपने यहां सस्ता दो ना। पहले अपने यहां पब्लिक को सस्ता दे नहीं पा रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भागना है और यह भी दिखाना है कि मैंने तो अपना काम कर दिया ताकि थोड़ी इज्जत बची रहे, तो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत तेल है, तुम लोग अपना अपना देख लो। अरे तुम्हारा तेल निकल गया है, इसलिए तुम्हारे पास तेल होगा। अमेरिका में फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। कुल ऑयल प्रोडक्शन का 21% अमेरिका करता है। अमेरिका ऑयल का एक्सपोर्टर भी है। इसके बावजूद अमेरिका क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से प्रभावित हो रहा है। दरअसल अमेरिका में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो हल्का क्रूड ऑयल होता है, जो गैसोलीन के लिए अच्छा होता है, लेकिन बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल, केरोसिन या बाकी फ्यूल के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता। इसलिए अमेरिका को भी दूसरे देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में जो रिफाइनरीज हैं, वो हैवी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनी है। इस वजह से भी अमेरिका का तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका में जो क्रूड ऑयल की खपत करता है, उसमें से 60% तो घरेलू प्रोडक्शन से आता है और बाकी इंपोर्ट होता है। जो इंपोर्ट होता है वो ऑयल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुताबिक चलता है।
इसलिए भी अमेरिका में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रंप ये माहौल बना रहे हैं कि तेल की दिक्कत है तो अमेरिका से ले लो, अमेरिका में तेल की कमी नहीं, लेकिन खुद अमेरिका में तेल के दामों पर हाहाकार मचा है। आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि वहां पर फ्यूल के दाम कैसे बढ़े। अमेरिका में फ्यूल प्राइस युद्ध से पहले अगर $3 प्रति गैलन के आसपास थी, जो बढ़कर $4 को पार कर गई है। तो अगर आप इसको भारतीय दाम के हिसाब से देखेंगे तो ईरान युद्ध से पहले यह ₹70 प्रति लीटर के आसपास था, जो कि आज की डेट में लगभग ₹100 के आसपास चला गया, यानी 25-30 रुपए का मामला बढ़ चुका है। अमेरिका में तेल कीमतों को लेकर बवाल मचा है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ रही है और दूसरी परेशानियां भी आ रही हैं। इसलिए अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि हॉर्मुज को अपने हाल पर छोड़कर वो युद्ध से निकल जाएंगे, पब्लिक मान लेगी कि अरे मेरा नेता जीत गया, मेरा नेता जीत गया। कुछ नहीं मान रही पब्लिक बॉस, पब्लिक को सब दिख रहा है। माइनस में है इनकी अप्रूवल रेटिंग आज की डेट में, और ये भाई साहब वहां रिजीम चेंज करने गए थे, इनकी खुद की कुर्सी चली जाएगी ऐसा लग रहा है। ट्रंप की आफत कम नहीं होगी, इसलिए ट्रंप और उनके लोग इस कोशिश में लगे हैं कि एक तरफ बात करके दूसरी तरफ प्रेशर बनाकर ईरान से कोई डील हो जाए। आप देखिए कि कल रात को ईरान पर बड़ा हमला किया गया, और इसलिए आज अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति सिर्फ बातें करते थे, ट्रंप सिर्फ काम करते हैं। एक कमांड बंकर तबाह कर दिया गया है, बम वर्षक विमानों ने एक गोला बारूद डिपो पर हमला किया। हमारी स्ट्राइक से ईरान की सेना का मनोबल टूट रहा है, अमेरिका की मारक क्षमता बढ़ रही है और ईरान की घट रही है। राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ डींगे नहीं हाँकते और कभी पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप वही समझौता करेंगे जिसके लिए वो खुद तैयार होंगे। ये इनके बॉस डोनाल्ड ट्रंप ये पिछले 30 दिन में 25 बार कह चुके हैं कि ईरान तो हार चुका। अब कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा अटैक किया है कि ईरान का मनोबल टूटने लगा है। क्यों भाई, तुम तो जीत चुके थे, अब मनोबल तोड़ने पे आए हो। पहले जीत गए फिर मनोबल तोड़े। वाह भैया, ये तो वैसे ही है कि पहले खाना पका लिया फिर गैस जलाया। तो खाना पका कैसे? इस्फहान के साथ ही कल पश्चिमी तेहरान में एयर स्ट्राइक हुई। अमेरिका इजराइल के इस हमले के बाद ऊपर तक धुआं उठता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे एक महीने में अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया, वैसे अब झुका पाएगा ऐसा लगता नहीं। उल्टे ट्रंप ने ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया है। ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले सड़क पर लोगों की जो नाराजगी दिख रही थी, वो अब एकजुटता में बदलती दिख रही है। इस्फहान में अमेरिका इजराइल के हमलों में 27 ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी। इन सभी मृतकों को अंतिम विदाई देने के लिए आज हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर आ गई। इस दौरान लोगों को अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों का कोई डर नहीं था। लोग मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए और इस हमले में कई मासूम बच्चे भी मारे गए। ईरान अपने ऊपर हुए हर हमले का बदला ले रहा है। ईरान ने भी अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। एक वीडियो में ईरान ने दावा किया है कि इस्फहान के आसमान में अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन उड़ान भर रहे थे, उसी वक्त उन दोनों ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जिन 2 ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया है वो MQ-9 रिपर ड्रोन थे, और इस एक ड्रोन की कीमत $30 मिलियन यानी करीब 282 करोड़ रुपए। अगर ईरान का दावा सही है तो उसने अपनी 2 मिसाइलों से अमेरिका के करीब 564 करोड़ रुपए को एक झटके में फूंक डाला है। उधर ईरान की सेना अमेरिकी ठिकानों को फोड़ रही है। उधर इराक में ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद गुट ने अमेरिकी ठिकानों पर एक दिन में 19 हमलों का दावा किया। इराक में ईरान के समर्थन वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस का कहना है कि उसके लड़ाकों ने 24 घंटे के भीतर इराक में अलग अलग जगहों पर बने अमेरिकी ठिकानों पर 19 ऑपरेशन किए, और ये सभी हमले सुसाइड ड्रोन से किए गए। यानी इराक से लेकर खाड़ी के किसी देश में ना अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित हैं, ना ही अमेरिका के सहयोगी देश सुरक्षित हैं। और अमेरिका के रक्षा मंत्री से लेकर उनके राष्ट्रपति तक डींगे हाँक रहे हैं, अरे मैंने रात में इतना मारा, अभी बचेगा। कुवैत का एक ऑयल टैंकर दुबई पोर्ट के पास एंकर डालकर खड़ा हुआ था। अल सलमी नाम का यह ऑयल टैंकर शिप कच्चे तेल से लबालब भरा था, तभी ईरान ने इस शिप को भी फोड़ दिया। हमले के बाद शिप पर भयानक आग लग गई। यूएई के अधिकारियों ने इस आग को बड़ी मुश्किल से बुझाया। इस शिप पर कुल 24 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान की सेना ने दावा किया है कि कल रात उसकी नेवी ने गल्फ देशों में अमेरिका के 4 ठिकानों को धुआं कर दिया। ये चारों ठिकाने फारस की खाड़ी, यूएई, बहरीन और कुवैत में मौजूद थे। IRGC ने इजराइल और अमेरिका पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की 88वीं वेव लॉन्च करने का दावा किया। IRGC ने फारस की खाड़ी में इजराइल के एक कंटेनर शिप को फोड़ने का दावा भी किया है। ईरान ने शिप का नाम एक्सप्रेस हाफोंग बताया। IRGC ने यूएई के तटों पर एक जगह को निशाना बनाने का दावा किया है।
इसके मुताबिक उस जगह पर अमेरिकी मरीन के सैनिक जमा हो रहे थे और यह जगह यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डे से दूर एक जगह छिपी हुई थी। बहरीन के मनामा हवाई अड्डे के पास अमेरिका के 5वें बेड़े को एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात था। वहां पर आईआरजीसी ने इसे भी ड्रोन से उड़ा देने का दावा किया है। कुवैत में मिलिट्री बेस पर आईआरजीसी ने अमेरिका के 2 हाईटेक रडार को उड़ाने का भी दावा किया। ये दोनों रडार खतरे की अर्ली वार्निंग देने के लिए तैनात किए गए। इस लड़ाई में सबसे बुरे फंसे गल्फ के देश हैं, क्योंकि वो मार भी खा रहे हैं और उन्हीं से युद्ध का खर्चा वसूलने की भी तैयारी चल रही है। अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और गल्फ के देशों पर सब कुछ छोड़कर युद्ध से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप तो युद्ध का बिल भी खाड़ी देशों पर फाड़ने की प्लानिंग में। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से जब यह पूछा गया कि क्या 1990 की गल्फ वॉर की तरह ही इस बार भी अरब देश वॉर को फंड करेंगे, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। यह आइडिया ट्रंप के दिमाग में है। सुनिए एक बार। During the Persian Gulf War, 1990-1991, Arab countries paid for the vast majority of the cost of the war. Kuwait, Saudi Arabia, the UAE. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. दरअसल 1990 की गल्फ वॉर के दौरान इराक ने कुवैत पर बड़ा हमला कर दिया था। इराक की सेना कुवैत में घुस गई थी। कुवैत को बचाने के लिए तब अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देशों का गठबंधन बना। अमेरिका की सैन्य मदद के बदले खाड़ी देशों ने और सैन्य गठबंधन में शामिल बाकी देशों ने मिलकर $54 बिलियन रुपए जुटाए थे, जो आज की कीमत के हिसाब से $134 बिलियन यानी करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका ने युद्ध में जो रिसोर्स लगाए हैं उसकी भरपाई के लिए पैसा जुटाया गया था। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब यह उम्मीद कर रहा है कि खाड़ी देश इस युद्ध का भी खर्चा उठाएंगे। और ईरान तो पहले ही कह रहा है कि जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, उसके बिना युद्ध विराम नहीं होगा। यह कॉम्पनसेशन कितना होगा यह क्लियर नहीं है। ईरान की प्लानिंग यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूले। ईरान अगर टोल वसूलना शुरू करेगा तो क्या तस्वीर बनेगी, आपको वो भी बताता हूं कि हालात क्या बन जाएंगे। जैसे अगर देखेंगे ईरान अगर टोल चार्ज ले तो क्या स्थिति बनेगी, जरा इसको आप समझिए। $73 बिलियन सालाना पर साल अगर आप देखेंगे तो यह करीब करीब बैठता है 6 लाख और 84,000 करोड़ रुपए। इतना तो वो टोल ले लेगा ईरान, अगर वो टोल लेना शुरू कर देगा। और यह रकम ट्रंप के अब तक के युद्ध खर्च से 2 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए, आराम से वहां से मामला सबका निकल रहा था, तुमने पूरी दुनिया को फंसा दिया। अब वो कह रहा है कि मैं टोल लूंगा तो ये 6,84,000 करोड़ का टोल भी भरना पड़ेगा दुनिया को। ट्रंप अगर युद्ध छोड़कर चले भी जाएंगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि ईरान रुक जाएगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को ना खाड़ी देश रोक पा रहे हैं और ना ही इजराइल रोक पा रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अपने नए और खतरनाक हथियार निकालेगा। और आप देखिए कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के 5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम की 4 इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च हुई, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलों को छकाते हुए यरूशलेम को धुआं कर दिया। इजराइल के लोगों में पहली बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का खौफ बैठ गया है। ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में कैसा कहर बरपा रही हैं उसको तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव पर ईरान की एक बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल गिरने से वहां कई कारों में भयंकर आग लग गई। सुरक्षा कर्मी भी कारों को जलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये आपको इजराइल की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ईरान ने फोड़ा है। ईरान की बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल हमले का एक और वीडियो सामने आया। यह वीडियो इजराइल के अवीविम इलाके का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है और सड़क में गड्ढा बन जाता है। ईरान तो इसके लिए भी तैयार है कि कब अमेरिका अपने सैनिकों को ग्राउंड पर उतारेगा। अमेरिका ने प्लान तो बनाया हुआ है, लेकिन ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। अमेरिका के सैनिकों का जमीन पर मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपने सबसे खास कमांडो ब्रिगेड को रेडी भी कर दिया है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक कमांडोज की एक वॉर एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को मैसेज दिया है
कम क्लोज, वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी पास आओ, हम बैठे हैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में ईरान की 65वीं एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ब्रिगेड के जवान दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। इसी यूनिफॉर्म की वजह से इन्हें ग्रीन बेरेट्स कहा जाता है। ईरान ने दावा किया है कि 1960 के दशक में अमेरिका ने दी थी इस कमांडो ब्रिगेड को ट्रेनिंग, और जो अब अमेरिकी सैनिकों का काल बनकर उनका इंतजार कर रहे हैं। 60 के दशक में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 4 ऑपरेशनल यूनिट्स ईरान भेजे गए थे जिन्होंने वहां के शासक शाह की सेना को तैयार किया। ट्रेनिंग से पहले अमेरिकी सैनिकों को बाकायदा फारसी भाषा भी सिखाई गई थी। यानी ईरान जो है ना, उसके लिए अमेरिका कह रहा है कि हमने इनको खत्म कर दिया। ईरान वीडियो जारी करके बता रहा कि आओ ना, आओ पास आके देखो हम कितना खत्म हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री बेस के साथ साथ ईरान का अगला टारगेट अमेरिका की मशहूर कंपनियां हैं। ईरान ने अमेरिका की ऐसी 18 बड़ी कंपनियों की लिस्ट बनाई है जिन पर कल से वो अटैक कर सकता है। आप देखिए कि इन 18 कंपनियों में कौन कौन से बड़े नाम हैं। गूगल का नाम है, एप्पल का नाम है, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, आईबीएम, डेल, एचपी, निवीडिया, बोइंग और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी ईरान की लिस्ट में शामिल है। ईरान साफ कह रहा है कि उस पर हमलों के जवाब में वो अमेरिकी कंपनियां ईरान की लेजिटिमेट टारगेट होंगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी आईसीटी और एआई कंपनियां अमेरिकी सेना को हमलों की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में मदद करती हैं। आईआरजीसी ने इन कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो इन कंपनियों के ऑफिस और फैक्ट्री से कम 1 किलोमीटर दूर रहें। ईरान ने इन कंपनियों पर हमले का टाइम भी बता दिया है, जिसके मुताबिक कल यानी 1 अप्रैल से इन कंपनियों पर मिसाइल के हमले शुरू हो जाएंगे। अब आप बताइए, ये कंपनियां भी फोड़ेगा वो, ये युद्ध कहां जाके रुकेगा?